संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित नहीं है? यहां पर पूछा गया है नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना समझना बहुत जरूरी होता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, जब राजीव गांधी भारत देश के प्रधानमंत्री थे। तो इस शिक्षा नीति में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं था? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये बिल्कुल इसमें था तो ये सही होगा, क्योंकि ये इसमें रखा गया था। जो स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होते हैं यानी श्यामपट होते हैं, तो इसका प्रावधान, इसका कॉन्सेप्ट इस नीति में आया था। पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये भी इसमें था, तो ये विकल्प भी नहीं हो सकता है। जिला एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट कहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट, तो इसका प्रावधान भी इस नीति में था। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 यानी घ, ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलना, इसका प्रावधान इस नीति में नहीं था। इसलिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि 1986 की शिक्षा नीति में कौन सा प्रावधान नहीं था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलना, ये इसमें नहीं था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसमें था, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ये भी था, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ये इसमें था, जिसे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कहते हैं। यह एक नोडल एजेंसी होती है एकेडमिक और रिसोर्सेस सपोर्ट के लिए ग्रास रूट लेवल पर। और डाइट जो है प्रत्येक जिले में होता है, भारत देश के प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना की जाती है। इसका मकसद होता है भारत सरकार के द्वारा शिक्षा में कोई भी जो नीति होती है उसे कोऑर्डिनेट करना और इम्प्लीमेंट करना, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लागू करना और उसका समन्वय करना। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, इकाई विधि के प्रतिपादक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इकाई विधि के प्रतिपादक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन गो, H.C. मॉरिसन। तो H.C. मॉरिसन को इकाई विधि यानी यूनिट मेथड का प्रतिपादक या संस्थापक आप कह सकते हो माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन गो। मैं ऑप्शन को आराम से बता रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में या खुद भी इसे हल कर सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है, आप अपने ज्ञान को जांच सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिक्षण मशीन का निर्माण किया था। ये प्रश्न पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2012-2015 से संबंधित हैं, तो कई बार पूछे जाते हैं। शिक्षण मशीन का निर्माण किया था, किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए आप, ऑप्शन को S.L. प्रेसी। तो S.L. प्रेसी द्वारा शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन को। आप अपने आप को भी जांचिए कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है या आप कितने गहरे पानी में हैं। निम्न में से कौन एक शिक्षण की युक्ति नहीं है? प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, कौन एक शिक्षण की युक्ति नहीं है? पूछा गया है नहीं है। प्रश्न को ध्यान से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। युक्ति का मतलब होता है टैक्टिक या स्ट्रेटजी। तो शिक्षण की युक्ति नहीं है, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा घ, यानी चौथा नंबर का संग्रहण। विवरण शिक्षण की युक्ति है, वर्णन करना भी है, व्याख्या भी है। तो ये तीनों तो शिक्षण की स्ट्रेटजी है, शिक्षण की टैक्टिक है, लेकिन संग्रहण नहीं है। तो इस प्रकार इसमें पूछा गया है
शिक्षण की युक्ति नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ यानी चौथा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आप नोट बना के तैयारी करिए, आसानी से आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट की विषय वस्तु की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहां भी पूछा गया है नहीं किया गया है। प्रश्न को ध्यान से समझना जरूरी है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बना था यानी नेशनल नॉलेज कमीशन, NKC कहते हैं, कि रिपोर्ट की विषय वस्तु में कौन सा शामिल नहीं था इनमें से? तो ये काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले इसके आंसर को जानते हैं। इसका उत्तर है ख, अध्यापक शिक्षा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में विद्यालय शिक्षा का उल्लेख था, एकदम सही। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन है, फ्री एंड डिस्टेंस एजुकेशन, इसका भी था। व्यावसायिक शिक्षा, इसका भी वर्णन था। लेकिन टीचर एजुकेशन यानी अध्यापक शिक्षा का उल्लेख राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में नहीं था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख। यदि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करें तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, ताकि आप इससे संबंधित कोई परीक्षा में प्रश्न को ना चूकें। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 13 जून 2005 को। ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन्होंने 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की। यह भारत के प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। क्या है? एक थिंक टैंक है, एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है। प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। इसका काम नीति निर्देशन तथा सुधारों की दिशा तय करना है, यानी नीतियों का निर्देशन करना, सुधारों की दिशा तय करना है। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, ई प्रशासन जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र आदि पर ध्यान केंद्रित करना भी इसके कार्य का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त ज्ञान को सुलभ बनाना, ज्ञान व्यवस्थाओं की रचना करना और उनका संरक्षण, ज्ञान तथा बेहतर ज्ञान सेवाओं का फैलाव इस आयोग के लिए मुख्य चिंता के विषय हैं। और 2015 में इसे डिसॉल्व कर दिया गया, यानी इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये बना कब था? 13 जून 2005 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो मुझे लगता आप इसे समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि शिक्षण, यहां पे शिक्षण होगा, एक मात्रा मिस है। यदि शिक्षण कक्ष में छात्र की समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक को महसूस करना चाहिए। यानी जब आप टीचिंग कर रहे हैं कक्षा में और छात्रों की समझ में नहीं आ रहा है तो एक टीचर्स को क्या फील करना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, आपके हिसाब से क्या होगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन घ, वह अलग तरीके से समझाए। यदि टीचर टीचिंग कर रहा है क्लासरूम में और उससे यह महसूस हो गया कि स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर को अलग तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चे बोर ना हों और सही से उसको अंडरस्टूड कर सकें। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन घ। इन प्रश्नों को मैं कई प्रश्न पत्रों से कलेक्ट करके लाया हूं, जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लेक्चरर, इसके अतिरिक्त जैसे यूसेट है, नेट है, कुछ ऐसे प्रश्न पत्रों के प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, एक अच्छे अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक बेस्ट टीचर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? कई बार पूछा जाता है क्या नहीं है, इसमें पूछा गया गुण क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, विषय की अच्छी जानकारी। आप अपने आप को भी जांचिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा संचार स्किल यानी कम्युनिकेशन स्किल, छात्र कल्याण हेतु प्रतिबद्ध, प्रभावशाली नेतृत्व यानी इफेक्टिव लीडरशिप, छात्र हित के लिए समर्पित और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, ये चारों इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यहाँ पर है विषय की अच्छी जानकारी होना।
जब टीचर को विषय की अच्छी जानकारी होगी तभी वह बच्चों का अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन को। चारों इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय काफी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न, पाठ योजना के परिचय में शिक्षक का उद्देश्य छात्रों से प्राप्त करना होता है। जब आपने बीएड किया होगा तो लेसन प्लान बनाते थे। पाठ योजना का मतलब है लेसन प्लान। तो लेसन प्लान के परिचय, सबसे पहले उसमें आप परिचय देते थे, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछते थे। तो पाठ योजना के परिचय में शिक्षक का पर्पज छात्र से प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना चाहता है शिक्षक, उसके माध्यम से सही जवाब हो जाएगा ध्यान, यानी अटेंशन। तो लेसन प्लान में जो पाठ योजना बनती है उसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है यानी परिचय होता है, उसका मकसद शिक्षक का छात्रों को उस टॉपिक के प्रति ध्यान केंद्रित करवाना होता है। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, कई बार यहाँ पूछा जाएगा नहीं है, कई बार पूछा जाएगा है, तो ध्यान से आप हल करें। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके, किस वैज्ञानिक विधि को एक निश्चित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर ये सारे वैज्ञानिक विधियां हैं। तो पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक विधि को एक निश्चित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। निश्चित दृष्टिकोण के रूप में इनमें से किस विधि को जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन को, निगमनात्मक विधि को। ये प्रश्न यूसेट में आया हुआ था, 2016 का जो यूसेट था कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा। तो निश्चित दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है निगमनात्मक विधि को। निगमन विधि, आगमन विधि के जनक हैं प्लेटो। ठीक है, तो यदि शिक्षण की विधियां और उनके जनक से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो उस पर एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। आप उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वो वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन क होगा, निगमनात्मक विधि। 10वां प्रश्न यहां पर पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है। कई बार पूछा जाएगा, बच्चों से संबंधित नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान जिसे SSA कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। एक होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसे रमसा कहते हैं। एक होता है सर्व शिक्षा अभियान, रमसा माध्यमिक के लिए है, सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी वाले बच्चों के लिए होता है। और एक होता है रूसा, रूसा होता है हायर एजुकेशन के लिए। तो यहां पूछा गया है सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। यानी जब बच्चा कक्षा 1 में होता है और कक्षा 8 तक, तो 1 से 8 तक का जब वो क्लास में होता है तो वहाँ के लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है सर्व शिक्षा अभियान। तो जो 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान का, कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने पाल्य को, जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो आज भी आपको पता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं यानी क्लास 1 से कक्षा 8 तक वो फेल नहीं होते, तो वो SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उनको कई फायदा मिलता है। जैसे निःशुल्क किताबें मिलता है, MDM के तहत खाना मिलता है और भी कई सारी सुविधाएं उनको दी जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाया गया। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस पर ध्यान दीजिए। संसद के किस अधिनियम यानी किस एक्ट के द्वारा किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे UGC कहते हैं, UGC। अब तो इसकी जगह आ गया है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो टेस्ट करवाती है। इसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन घ है, 4था नंबर का, 1956। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में एक वैधानिक निकाय बनाया गया। किसके द्वारा? संसद के अधिनियम द्वारा। थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण
और रख रखाव के लिए नवंबर 1956 में भारत सरकार के संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। तो नवंबर 1956 में भारत सरकार के संवैधानिक निकाय के रूप में इसे स्थापित किया गया। मकसद क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन घ। तो आप समझ चुके होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए। आज का आखिरी प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में मैं ऊपर के प्रश्न में ही बता चुका हूं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन NKC स्थापना हुई थी। आपको मैंने वहां पर डेट भी बताई थी, तो आप इसमें ढूंढिए। सही जवाब है ऑप्शन क 13 जून 2005। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसका जो पहला आत्मकथा लिखा था वो किसने लिखा था? वो है आपके ऑप्शन यहाँ पे बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। इसमें से राइट आंसर है आपका हरिवंश राय बच्चन। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखा था, क्या भूलूं क्या याद करूं। कुछ वीडियो मैंने डाल के हिंदी की, उसमें मिल जाएगा आपको। और इसने ये भी लिखा था नीड़ का निर्माण, फिर ठीक है बसेरे से दूर। इस टाइप के जो आत्मकथा थे वो हरिवंश राय बच्चन ने लिखे थे। और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो राइटर्स के नेम पूछ जाता है कभी कभी, तो आपको हिंदी में अच्छे से राइटर्स के नेम भी पढ़ लेनी चाहिए। और मैंने सिलेबस दे रखा है, अगर जिसको सिलेबस नहीं मिल रखा है वो प्लीज़ वहाँ पे विजिट कर सकते हैं मेरी चैनल के, वहाँ प्लेलिस्ट में जा सकता है, वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा हिंदी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो आपको बताना है इसका आंसर। सर मारना, सर पर सेहरा बधा होना, सर मुड़ते ही ओले पड़ना, सर पर शैतान सवार होना। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, सर मुड़ते ही ओले पड़ना। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी गया है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, नेक्स्ट है आपका रघुवीर सहाय, नेक्स्ट है फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसके पूरी आने के चांसेस बनते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, ठीक है, वो है शमशेर सिंह बहादुर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है आपका दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचना की पंक्तियां हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि जो हिंदी LT में है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं वहाँ पे। अब जितनी भी आपकी 12th और 11th के हैं इस टाइप के, उनको अच्छे से पंक्तियों को याद कर लें और किसकी लाइंस हैं वो याद करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। ये तुलसीदास का है, कबीर का है, केशवदास का, सूरदास का, आपको आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इसका राइट आंसर है कबीर दास का है ये। नेक्स्ट है हिंदी का पहला पत्र है। ये सभी का पता होगा कि हिंदी का पहला जो पत्र है उद्दंड मार्तंड है, जो कि इसके राइटर्स के नेम भी आते हैं कि इसका सब संपादक था वो कौन था? युगल किशोर था, जिसने कोलकाता से प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतिशूदो स्नेह को मारक है किसकी पंक्ति है? देखिए मैंने बोला था इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मेनली बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। ये है आलम है, बोधा है, ठाकुर है, घनानंद है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका घनानंद है। और घनानंद में भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं हिंदी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ये आपको बताना कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है, यमुना है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी यमुना। नेक्स्ट है प्रेम सागर किसकी रचना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने प्रीवियस क्वेश्चन के में उसमें डिस्कस भी किया था हमने इसको। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा आपको बताना है। प्रेम सागर किसकी रचना है ये आपको बताना है, प्रेम सागर की रचना कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए
मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद, निरंजनी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, क्या हो रहा है, लल्लू लाल जी। ठीक है, लल्लू लाल जी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हुए। ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताने हैं। इसका जो राइट आंसर है वो 5 है। इसमें से आपका जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है। ये 5 आपके संज्ञा हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, लिंग जो आधार हो हिंदी में, लिंग का कैसे पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। प्रत्यय से, संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से। इसका जो राइट आंसर है वो क्रिया से है। जब तक कि उसके कार्य करने का पता ना चले हमें, तब तक हम कह नहीं सकते कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। मान लो एग्जाम्पल दे दिया मैंने, पंखा चल रहा है और पंखा चल रही है, तो इससे ज्ञात होता है कि पंखा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो मेनली हम क्या बोलते हैं, पंखा चल रहा है बोलते हैं या पंखा चल रही है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो पंखा चल रहा है बोलते हैं, तो इसका मतलब वो पुरुष का भाव हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट है आपका, कारक के कितने भेद हैं। ये सभी को पता होगा, 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, इसके संबंध में अधिकरण है और संबोधन है अरे। ठीक है, ये आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। ये आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि कंठ, ताल, मूर्ध, दंत, ओष्ठ, ये पढ़े होंगे। तो घ का उच्चारण बताना है कि कौन सा होगा, मूर्धा है, कंठ है, ताल है या दंत है। ये ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, कंठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो बताना है आपको। ए है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। इसका जो राइट आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1893। ए ऑप्शन आपका सही है इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कवित्री अलग अलग टाइप से लिखे हैं, आपको सही जो लिखा हुआ है उसको बताना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ये कवि वाले कवित्री, क व ई त्री, ये होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, तरंगी का पर्यायवाची शब्द है किसका है। सूर्य है, नाम है, युवती है, नदी है। तरंगी पता ही होगा आपको। इसका जो आंसर है वो है आपका कौन सा है, सूर्य। एक तरंगिनी होता है वो नदी का होता है, ये तरंगी है, तो ये आपका सूर्य का अर्थ प्रकट करता है। नेक्स्ट है आपका, मीन का पर्यायवाची शब्द है। ये सभी को पता, मीन को मत्स्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हुई शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द ढूंढना है। एक है माताजी है, ठीक है, सॉरी आत्मजा है, नंदिनी है, भार्या है, कन्या है। इसमें से भिन्न अर्थ कौन सा दर्शा रहा है ये बताना है आपको। इसका जो आंसर है वो है भार्या। भार्या का मतलब होता है पत्नी, ये पत्नी को दर्शाता है। जबकि तीनों जो हैं वो पुत्री के आते हैं, जबकि कन्या है, नंदिनी है, आत्मजा है, ये कन्या के पर्यायवाची है। लड़की की जो पर्यायवाची है वो शब्द हैं, लेकिन ये भार्या जो है वो पत्नी का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का मतलब होता है जिसकी कोई उपमा, सॉरी अनुप है, ठीक है, अनुपम है यहाँ पे, इसकी है, इसका जिसकी कोई उपमा ना कर सके। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि समानता, ठीक है, समानता ना हो, जिसमें कोई अंतर ही ना हो। तो स्वर्गीय होगा, अलौकिक होगा, पार्थिव होगा या अद्वितीय होगा। इसका जो राइट आंसर होगा अद्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कान का कच्चा होने का अर्थ है, कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात को मानना और कान का कमज़ोर होना। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, सुनी बात पर विश्वास न करना। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी छ है, वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस श है, क प्लस च है और क प्लस छ है, क प्लस श है, किससे बना है? इसका जो राइट आंसर है वो ए है, क प्लस छ। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताना है, यहाँ पर लिखा है अस्पृश्यता लिखा है, तो इसका जो सही रूप है वो कौन सा है बताना है यहाँ पे। इसका जो सही रूप है वो है यहाँ पे ये है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है पवन का संधि विच्छेद बताइए, बताना है यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा। ये सभी को पता होगा कि पवन का संधि विच्छेद क्या है, पो धन अन, पोवन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करना है आपको, कौन सा होगा यहाँ पे पुनर्जन्म का संधि विच्छेद? पुनर् प्लस जन्म है, पुनः प्लस न जन्म है, पुनः धन जन्म है, पुनर् प्लस आजन्म है, तो क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, पुनः प्लस जन्म। नेक्स्ट है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इति धन आदि, ठीक है, इति छोटी की मात्रा, ठीक है, और आ जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है, तो बड़ा आ बना देते हैं, तो इत्यादि बन रहे हैं, तो कौन सा होगा इसमें बताना है आपको। इसका जो होगा वो होगा यण संधि, कौन सा होगा? यण संधि। नाक रगड़ना का अर्थ क्या है बताना है आपको यहाँ पे। नाक रगड़ना सभी को पता होगा, नाक रगड़ने का अर्थ सी ऑप्शन इसका सही होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है बताना। उन्मूलन का क्या होता है? उत्थान होता है, उत्कर्ष होता है, रोपण होता है या अवनति होता है? इसका जो सही है वो है आपका रोपण, ठीक है। उन्मूल का मतलब ये होता है कि जड़ से उखड़ना, उखड़ जाना यहाँ पे, और जबकि रोपण का मतलब जड़ से रोप देना, ठीक है। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है जिसने आदिकाल को कौन से नाम से पुकारा है? चारण काल है, आदिकाल है, वीर काल है या बीजोपन काल है? इसका जो सही है वो है आपका बीजोपन काल। नेक्स्ट है आपका कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए कौन सा सही वाक्य है इसमें बताना है। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल की दुम या आबनीस का कुंदा, तो बताना है आपको कौन सा आपका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा कपटी मित्र, ठीक है। कपटी मित्र का जो है वो आपका आता है बी, आस्तीन का सांप होना। नेक्स्ट है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द लिखना है। ये तो सभी को पता है, जिसको इंद्रियों को जीत लेता है उसको क्या बोलते हैं, सभी को पता है, जितेंद्र, ठीक है, बोलते हैं इसको। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इसमें, तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।